का शोषण करा जा रहा है। आज उत्तराखंड की पूरी संपत्तियां ऐसे बिक रही हैं, कौड़ियों में भाव बिक रही हैं। मेरे ऑफिस के सामने भी रोडवे वर्कशॉप है, वो भी कौड़ियों में बेच दिया गया है। पुरानी ईंटें निकली हैं, वो निकली है, सब सामान निकला, वो करोड़ों में जा रहा है। दीपक जैन जो है उसी का आदमी है ठेकेदार, वो पूरी बिल्डिंगें टूट गई है। नैनीताल में भी जो बस अड्डा है वो भी टूटा है और इतने घोटाले हो चुके हैं, पार्ट्स में घोटाले हैं, डग्गा मारी है IIT के पास है, हरिद्वार है, नैनीताल है, सब जगह प्राइवेट गाड़ियाँ डग्गा मारी कर रही हैं दिल्ली के लिए, ऑल इंडिया चलती हैं यहाँ से, उसमें भी इनका कमीशन सेट है। और इसमें बार बार हमारे भी कंप्लेन करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इनका महीना बंधा हुआ है सब जगह से, और जो भी कार्य हो रही है, पार्ट्स खरीदने हो रहा है, उसमें भी घोटाले हैं, सब जगह घोटाले हैं। और मैं वर्तमान में इतनी चीज़ें हो सकती हैं, ये कोर्ट से ही मांग रहे, सूचना के अधिकार में हमने कॉपियाँ भी निकाली हैं, है ना, तब भी वो सुन के राजी नहीं है और अवैध संपत्ति जोड़ ली है। जो बहुत से रोडवेज के ऐसे कर्मचारी हैं, हेड ऑफिस में भी हैं, जिन्होंने VRS ले लिया घोटाले कर। हम चाहते हैं उनकी भी CBI जाँच हो। अगर ये सब हमारी सरकार बात नहीं मानेगी तो हम आने वाले टाइम में इसको हाई कोर्ट में ले जाएंगे। जो भी हमें कानूनी कार्रवाई होगी वो हमने करना चाहिए। घोटालों की आवाज़ उठाई है, जब इन्होंने परिवहन निगम का घोटाला उजागर किया, इस तरह से आवाज़ उठाई और ये आवाज़ इन्होंने यहाँ नहीं, मुख्यमंत्री पटल तक, प्रधानमंत्री पोर्टल पर और सब जगह ये आवाज़ उठाई और उसका नतीजा यह है कि आज इनके ऊपर भी इस तरह का उत्पीड़न किया जा रहा है। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हर 6 महीने में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। परिवहन निगम में मैं BC के पद पर हूँ। 28 साल से BC में ही लगी थी और BC से रिटायर हुई हूँ। मैं राज्य आंदोलनकारी की वहाँ जिला नैनीताल की अध्यक्षा हूँ। मानवाधिकार आयोग की मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हूँ। परिवहन मजदूर महासंघ की मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हूँ और महिला आयोग की मैं आजीवन सदस्य हूँ। मेरे पास, और मैं समाज सेविका भी रही हूँ। इससे पहले मैं मृत आश्रित में आई थी। आज भी मैं उसी पद से मेरे को रिटायरमेंट किया जा रहा है और जितने साल 28-29 साल की मेरी नौकरी है और इतने सालों में मेरा कम से कम 50 बार मेरा ट्रांसफ़र किया गया, 50 मुझे आरोप पत्र लगे हैं। मैं समय पर भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज़ उठाती हूँ क्योंकि मैं एक समाज सेविका हूँ। मेरे पास कई वो हैं, अधिक पद हैं, तो इसलिए मैं उन पदों के रहते हुए मैं अपना पूरा सामाजिक नैनीताल से लेकर पूरा राष्ट्र में मेरे पास 12 प्रदेश की मैं प्रभारी हूँ। मैं मीटिंगें लेती हूँ। तो आज मैंने जब 1 साल से ये अपने रोडवेज के संबंध में मैं कई बार लिखती आई हूँ कि अनियमितताएँ हैं, बसें नहीं आ रही हैं, प्राइवेट बसों को दे रहे हैं, डग्गा मारी दे रहे हैं, अनुबंधित बसों से पूरा हमारा दीपक जैन जी का पूरा चेन बधी हुई है, इनकी चेन है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। 14 लोग इसमें ऑडिट में पकड़े गए भ्रष्टाचार में, लेकिन एक ही व्यक्ति को इन्होंने सिर्फ अधिकार छीने हैं, ना तो उसे सस्पेंड कराया ना उसे जेल हुई है। लेकिन इन 14 लोगों का नाम था तो एक ही लोगों पर सिर्फ उसी के अधिकार छीने हैं, बाकी उसको वहीं अटैच कर रखा है, उसे सस्पेंड क्यों नहीं करा। और 14 लोगों का नाम जब इस ऑडिट रिपोर्ट में है तो 14 के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की गई। हमने इनकी पूरी संपत्ति की जांच मांगी है और जब अगर ये निर्दोष हैं तो साबित करें। और मेरे से कह रहे हैं, मेरे को जान माल की धमकी दे रहे हैं, मेरे को 10 लाख का ऑफर भी दिया इन्होंने कि अपना केस वापस ले। मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उत्तराखंड की सरकार को चेतावनी देता हूँ, यदि इस प्रकार की घटनाएं नहीं रोकी गई तो उत्तराखंड आंदोलनकारी संगठित होकर के भाई गोसाई जी के नेतृत्व में, भाई चिंतन रावत जी के नेतृत्व में, रामपाल जी के नेतृत्व में हम सब लोग आपके पक्ष में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और चेतावनी देते हैं इस सरकार को कि जिस प्रकार से यहाँ घटनाएं हो रही हैं, अंकिता भंडारी के साथ जिस प्रकार से किया गया है, चंपावत में एक बेटी के साथ दुराचार किया गया है और जिस प्रकार से बोरा जी के साथ किया गया, हम बिल्कुल चेतावनी दे रहा हूँ मैं। उत्तराखंड हम लोगों ने इसलिए नहीं बनाया कि यहाँ भ्रष्टाचार हो। 40 साल हो गए हैं और इन 40 सालों के अंदर जिस प्रकार की यहाँ पर उत्तराखंड की जनता के साथ, उत्तराखंड की मातृशक्ति के साथ, उत्तराखंड के युवाओं के साथ, उत्तराखंड की माँ बेटियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, ये हम सहन नहीं करेंगे। मतलब कि इनके साथ जो है बहुत उत्पीड़न किया जा रहा है, ये आंदोलनकारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि राज्य हमने इसलिए नहीं बनाया था कि हमारे जो उत्तराखंड में जो लोग हैं उनके साथ उत्पीड़न हो। इन महिलाओं के कारण ही उत्तराखंड राज्य बना था। अगर ये महिलाएं आगे ना होती तो उत्तराखंड राज्य बनना बहुत मुश्किल था। और आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड को बने 23 साल हो चुके हैं और 24वां साल लग चुका है। उत्तराखंड के अंदर 13 से 14 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बदले जा चुके हैं। राजधानी का इतना बुरा हाल है। और दूसरी बात, कोई भी ऐसा मंत्री जो घोटाले में ना फंसा हो, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो,
इन्होंने राज्य बनने के बाद अपने घरों को भरा है, और जितना पैसा जो केंद्र से आता है वो पैसा लगता नहीं है, आधे से ज़्यादा ये खा लेते हैं, और उससे ज़्यादा जो बचता भी उसमें से भी ये छोड़ते नहीं है। आप सड़कों का हाल देखिए, इतना बुरा हाल है, गांव में हो चाहे शहर में हो, जो सड़कें बनती हैं उसमें तारकोल कम डाला जाता है और बजरी जो है ज़्यादा डाली जाती है। और जब बरसात आती है, बरसात में एक दो बरसात में ही सड़क जो है टूट जाती है। आप ये देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री आवास रोड है वो क्यों नहीं टूटती है, आप ये देख सकते हो आप, क्योंकि वो उसमें जो है इसलिए नहीं टूटती है कि वहाँ तुरंत इन पर कार्रवाई हो जाएगी। आम जनता के लिए रोड ऐसे बनाते हैं कि 2 दिन में टूट जाती है। मैं इनका जो है समर्थन करता हूँ और सभी आंदोलनकारियों इनके बारे में बताऊंगा और इनका पूरा समर्थन हम देंगे। और मेरी कई बार रोडवेज कर्मचारी से वार्ता हुई है, मैं रोडवेज में सफ़र करता रहता हूँ, तो उनका उत्पीड़न मैं बहुत सुना है। नंबर 1 बात, जब आपने इनको रखा है तो किलोमीटर के हिसाब से जो है इनको पैसा मिलता है, चाहे ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो। ये मुझे अभी तक बात समझ में आई, किलोमीटर के हिसाब से क्यों देते हैं इनको, ये आप सैलरी क्यों नहीं देते इनको। दूसरी बात, इनको पेंशन क्यों नहीं दी जाती, सबको पेंशन दी जाती है, इनको क्यों नहीं पेंशन दी जाती है। तो मैं धामी सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो पुरानी पेंशन आपने बंद करी है, ये क्यों करी है, इसका जवाब दें आप हमें, क्यों करी गई है। आप उन्हीं का पैसा उन्हीं पे थोप रहे हैं, ठीक है, पीएफ का पैसा उनको दे रहे हैं और वो कहते हैं कि ये हमने आपको पेंशन दे दी है। ये जी आप समझ सकते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को ये चेताना चाहता हूँ कि अगर जल्द ही इनका फैसला नहीं हुआ तो हम जो है सब मिलकर सरकार के खिलाफ जो है एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। धन्यवाद। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो, जो भ्रष्टाचार है रोडवेज में है पूरी जांच होनी चाहिए, और अगर ये दोषी हैं तो इनकी भी जांच होगी ना। तो हम तो चाहते हैं अगर ये सब नई सीबीआई जांच नहीं हुई इस मामले में, या मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में नहीं लेते, इनका शोषण जारी रहा, तो हम बड़े से बड़ा आंदोलन भी करेंगे, नैनीताल भी जाएंगे, घेराव भी करेंगे, जो भी है ना, जहाँ होगा उस हर चीज़ करेंगे इनके लिए ना। ये पूरा जो इनका प्रकरण सुन करके ये बात मेरी एक समझ में आई है कि पहले ज़िले में एक कलेक्ट्रेट होता था, जो कलेक्टर होता था तो वो राजस्व इकट्ठा करता था। अब जब से ये उत्तराखंड बना तो सब डिपार्टमेंट में एक एक कलेक्टर है, उनको पैसा इकट्ठा करना है और ऊपर भेजना है। ये यहाँ से कलेक्टर के उससे ऊपर भेजते हैं। तो ये उत्तराखंड को तो कलेक्शन का जरिया बना दिया। उत्तराखंड में जब यूपी में उत्तराखंड था तो जिन लोगों को भेजा जाता था उत्तराखंड में पहाड़ में, जिनको पनिशमेंट मिलता था कि भाई तुम्हें अच्छा काम नहीं है तुम्हें पहाड़ में भेज दिया जाएगा, तो डरते थे लोग पहाड़ में आने से, हैं, तो पनिशमेंट में जाते थे। अब मजा करने के लिए यहाँ उत्तराखंड में लोग आते हैं। आप ये देख लो, एक जगह कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जहाँ पर के पूरे उत्तराखंड के लोगों का वर्चस्व हो। सारे लोग जब से उत्तराखंड बना है सब लोग बाहर से आकर के यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, और यहाँ के लोग परेशान आंदोलन कर, और जो लोग नौकरियाँ कर भी रहे हैं, जो यहाँ के उत्तराखंड के लोग हैं, उनको ऐसे परेशान करके इतना परेशान कर देते हैं कि वो निकल जाएं या छोड़ के चले जाएं। तो ये उत्तराखंड के लिए अच्छे संकेत नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को परेशान ना किया जाए और उनको उचित सम्मान दिया जाए।